वेलकम सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे जो शिफ्ट 2 का पेपर था 22 जैन का, उसी को। शिफ्ट 1 का ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो उसको। शिफ्ट 2 का जो पेपर था, मैंने जितने बच्चों से पूछा है वो वही बता रहे थे कि ऑलमोस्ट सारे बन गए थे फिजिक्स के सवाल। कॉमन टाइप के सवाल थे, PYQ मान लो, या फिर जो कॉपी में कराया गया था काइंड ऑफ सिमिलर सवाल ही थे। तो आई होप डिसेंट सा पेपर होगा, कुछ ऐसा टफ तो पेपर मुझे सुनने में नहीं आया। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जिन बच्चों का 29 को है, 28 को है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लो पैटर्न कैसा था एग्ज़ाम का। तो ठीक है, शुरू करते हैं एक बार। तो स्पीड सॉल्व भी करेंगे। शिफ्ट 1 वाला सवाल मैं धीरे धीरे कर रहा था, इसको थोड़ा स्पीड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन दिया कि इफ़ टू लाइट रेड एंड ब्लू आर प्रेजेंट, ठीक है, वही ऑप्टिक्स का सवाल है। अगर दो वेवलेंथ की लाइट दी है, रेड और ब्लू, और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है सेपरेटली, देन फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्लू इज़ मोर देन रेड। भाई गलत सवाल है, सवाल है मतलब गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी ना। तो जिसका जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उसका बीटा भी उतना ही ज़्यादा होगा। और हमें पता है कि लैम्डा ऑफ रेड जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू लैम्डा ऑफ ब्लू। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि लैम्डा ऑफ रेड ज़्यादा है लैम्डा ऑफ ब्लू से, तो ऑब्वियसली जो बीटा ऑफ रेड होगा वो भी ज़्यादा ही होगा बीटा ऑफ ब्लू से। इवन दो मैं स्पीड सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं लिख दूंगा आपको, ताकि जैसे मैं PDF शेयर करूँ ग्रुप पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आपको दिक्कत ना हो समझने में कि कैसे सॉल्व किया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास टाइम कम होता है, वो वीडियो देखने नहीं वाले हो, आप सीधा PDF देखोगे, मुझे पता है। तो एक बार आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो बीटा रेड क्योंकि ज़्यादा होगा बीटा ब्लू से, पहला ऑप्शन तो या पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया कि फ्रिंज विड्थ इज़ प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये यार हमें दिख ही रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली, तो बीटा जो है प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया यहाँ पे, करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स का सवाल है, 12th के क्वेश्चन से आया है। कल भी एक सिमिलर सवाल वेव ऑप्टिक्स का था, और कल वाला क्वेश्चन YDSC पे था, बस स्टिल वो क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड में था। तो एक बार देख लो कि वेव ऑप्टिक्स से जितने भी सवाल आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब तक जो आए हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम सवाल आपके वहाँ भी होगा, हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी आ जाए, बट हाँ स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेव ऑप्टिक्स पे। तो ये मानते ईजी सवाल ही था, सिंपली पूछा गया था कि बीटा का फॉर्मूला बता दो, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ये फॉर्मूला सबको पता भी होता है, सबसे मोस्टली यूज्ड फॉर्मूला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन LCR सर्किट का पूछ लिया है ना, ठीक है, मतलब AC का सवाल दे दिया यहाँ पे, ये भी 12th से आ गया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज I, करेक्ट, व्हेन रेजिस्टेंस इज R. व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इफ द रजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय रेजिस्टेंस R/2। तो मैक्सिमम करंट कब होता है, जब LCR में रेजोनेंस वाला कंडीशन होता है, तब पावर भी मैक्सिमम होता है। तो उस केस में मेरा I0 क्या हो जाएगा, एक बार देख लो। I0 होता है क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है ना, क्योंकि रेजोनेंस का कंडीशन है। तो ये हो जाएगा बस सिंपली I0। और अब अगर हमने R को चेंज कर दिया R/2 से, तो I डैश क्या निकल जाएगा तुम्हारा, E/R/2 ना, विच इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ I0। यार ये भी आसान सा सवाल पूछ दिया था, तो सीधा सवाल है 2 टाइम्स ऑफ I0। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 12th के पोर्शन से, ऑल्टरनेटिंग करंट से। और ये बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। जिन बच्चों ने भी AC किया है थोड़ा बहुत, आपको पता ही होगा कि कैसे करते हैं इसको। प्योरली रजिस्टर पे तो आराम से आगे बढ़ सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट। थिन कन्वेक्स लेंस दिया है, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय प्लेन्स AB एंड CD। ओरिजिनल पावर इज़ 4D, देन आफ्टर डिवाइडिंग लेंस पावर ऑफ ईच पीस इज़, अच्छा चलो बढ़िया। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया ना, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। पूरे का जो पावर है, ओरिजिनल पावर जो है वो 4D दिया गया है। तो एक बार लिख लेते हैं इसका पावर का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, या फिर फोकल लेंथ क्या था, F = R/2 टाइम्स ऑफ μ-1। इसका जो वैल्यू है ये 1/4 दिया गया क्वेश्चन में, क्योंकि पावर 4D है, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग लेंस पावर ऑफ ईच पीस इज, मतलब अगर हमने इसको ऐसे काट दिया तो ये बन जाएगा प्लानो कन्वेक्स लेंस ना। इसका जो ईच पोर्शन होगा वो दिखने में थोड़ा ऐसा होगा। अब यार ये मैंने क्लास में बोल के रखा है कि फिगर ऐसा हो या फिर ऐसा हो, दोनों का फोकल लेंथ सेम ही आएगा, क्योंकि साइज़ पे मैटर नहीं करता है ना। तो इसका जो फोकल लेंथ है, इसका जो फोकल लेंथ है वो सेम आएगा से F'। बट प्लानो कन्वेक्स का फॉर्मूला क्या था, F' = R/μ-1, करेक्ट।
अब आर बाई म्यू माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, आप निकाल लो यहाँ से सिंपली, आर बाई म्यू माइनस वन कम्स आउट टू बी 1/2 ना, तो ये हो जाएगा 1/2। तो पावर डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 2 डायप्टर। बढ़ सकते हैं आगे, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया 12th का पोर्शन का। भाई तीनों सवाल 12th के हैं। रे ऑप्टिक्स का सवाल है, रे ऑप्टिक्स का सवाल है, आसान सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इजी में ही मान लो क्योंकि ये सीधा सीधा फोकल लेंथ का सवाल पूछ लिया गया था। अब तक के सारे सवाल इजी थे। जो बच्चा ऑफलाइन क्लास में आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कॉपी के थे, ऑलमोस्ट नहीं, सीधे कॉपी के क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ। भाई वापस क्वेश्चन आ गया 12th के टॉपिक का, मॉडर्न का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और मैं कल बोल भी रहा था कि मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत बार। चलो मॉडर्न का सवाल दे दिया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया है, इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन दिस। तो एक बार मार्क कर लो क्या क्या दिया है। वर्क फंक्शन दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसिडेंट वेवलेंथ इज दिस, मैक्सिमम के क्या होगा। सीधा सीधा इक्वेशन लगाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक का, क्या हो जाएगा एक बार देख लो यार। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 5 क्या दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा 3। अब इसको अगर एच सी बाई लैम्डा बाई 2 कर दिया, 5 तो मेरा सेम रहेगा और के एम एक्स यहाँ पर रह जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस के एम एक्स। 2 एच सी बाई लैम्डा क्या हो जाएगा मेरा, एच सी बाई लैम्डा 3 दिया है, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 1 प्लस के एम एक्स का आंसर आ गया 5। भाई यहाँ तक जितने भी बच्चे सीरियसली प्रिपेयर किए हो आप लोग इजीली फुल स्कोर कर सकते हो। यहाँ तक बहुत इजी सवाल था अब तक का। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजी आंसर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड एज शोन, फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट पी। इनफाइनाइट दिया है, मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा तुम्हारा, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया कि इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या था फॉर्मूला याद कर लो यार, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर था, है ना, आर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर। तो अगर इसका फर्स्ट वाला देख लेते, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। एक बार देख लो 8 एम्पियर जो है वो क्या देगा, वो अंदर की तरफ देगा, वेरे 6 एम्पियर उल्टा है ना, वो बाहर की तरफ देगा। तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, साइन एक बार ध्यान से देख लेना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप साइन देख लो एरो का, जल्दबाजी में गलती मत करो क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आंसर में। ठीक है, जो 8 का आंसर रहेगा, जो 4 का जो 4 का आंसर रहेगा, दोनों प्लस वाले ऑप्शन में होगा, माइनस वाले भी ऑप्शन में होगा। तो एक बार केयरफुल रहना यहाँ पे, साइन बहुत ध्यान से। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क करके रख रहा हूँ। जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे फील्ड निकालना है, एक बार चार्जेस नोटिस कर देना, एक बार साइंस नोटिस कर देना कि करंट ऊपर है कि नीचे है, क्योंकि ये सब करने वाले सवाल है यार, बाकी पूरे इंडिया से करेगा इसमें, तो आप गलत मत करना। ठीक है, चलो साइन का देखते हैं। 8 एम्पियर का क्या हो जाएगा यहाँ पे यार, म्यू नॉट 8 बाई कितना हो जाएगा 2 पाई आर इसमें कितना है 10 cm, तो 10/100 हो जाएगा 8 के लिए। 4 का उल्टा कर दो, तो म्यू नॉट आई हो गया 4 बाई 2 पाई, आर हो गया तुम्हारा 4/100, करेक्ट। तो चलो देखते हैं, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 800/10 आ गया यहाँ पे, माइनस म्यू नॉट 4 and 4 कैंसल्स आउट, ऊपर 100 होगा, नीचे हो गया तुम्हारा 2 पाई ना, 0 और 0 पे कैंसिल कर दो। तो अल्टीमेटली अगर मॉड लिया हमने तो बचेगा यहाँ पे कितना, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 20/2 पाई इंटू 2 कर दो, ऊपर इंटू 2 कर दो, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई का फॉर्मूला पता है 10⁻⁷ आता है, ऊपर रह जाएगा 40, तो ये बन जाएगा 4 10⁻⁶ टेस्ला। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें मैं इसको मॉडरेट बोलना नहीं चाहता हूँ, बट हाँ कैलकुलेशन प्रूवन क्वेश्चन था, गलती हो सकता था, तो ये कैलकुलेशन प्रूवन मान सकते हैं इसमें। ठीक है, करेक्ट है। एक नया कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं इस बार हर एक क्वेश्चन में मैं ये भी मेंशन कर दूंगा कहाँ पे आप गलती कर सकते हो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूँ, क्योंकि मैं इस पेपर में मतलब मैं पहले जेईई मींस एडवांस दे चुका, तो मुझे पता है कहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं क्लास में बोलता रहता हूँ कि यहाँ पे आप ये गलती कर सकते हो। तो सेम चीज़ मैं एक पेपर में बोल देता हूँ कहाँ पे गलती आप कर सकते हो। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लोगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अगर ब्लू इज़ मोर देन रेड नहीं दिखाई दे, अगर उल्टा स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे आप ट्रू मार्क कर सकते हो, एक बार ध्यान रखना है इस पर। ठीक है, तो जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वहाँ पे रीडिंग अच्छे से रखना। तो रीडिंग मैं एक बार कुछ क्वेश्चन में टिप्स हाईलाइट कर देता हूँ।
रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस केयरफुली, ये करना ही है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस एज इन स्टेटमेंट बेस्ड, पर्टिकुलरली स्टेटमेंट बेस्ड। ध्यान से पढ़ने की क्या पूछा है, रेड पूछा है पहले कि ब्लू पूछा है पहले, एक बार देख लेना, ठीक है। एलसीआर में इसमें उतनी गलती करने का चांस कुछ था नहीं, बट जहाँ पे भी क्वेश्चन में 2 का फैक्टर आ रहा है ना, एक बार ध्यान से नोटिस कर देना, क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकता है। तो जितने भी ऑप्शंस में फैक्टर ऑफ 2 रहेगा, फैक्टर ऑफ 2 इन ऑप्शंस, इस पर थोड़ा केयरफुल रहना आप, यहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है। तो अगला वाला में सेम देख लो, यहाँ पे भी फैक्टर ऑफ 2 है, फैक्टर ऑफ 2 है, फैक्टर ऑफ 2 है, फैक्टर ऑफ 2 है, तो यहाँ पे भी गलतियाँ हो सकती है। बाई चांस से 2 आपने नोटिस नहीं किया या फिर डिवाइड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो कॉस्ट -5 नंबर का होगा, ध्यान से, ठीक है। तो ये सेम चीज़ रिपीट कर दूंगा, फैक्टर ऑफ 2 के लिए केयरफुल रहना क्वेश्चन पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें उतना कुछ गलती करने का खास कुछ था नहीं, तो ईजी क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। इस पे कैलकुलेशन प्रोन था, क्योंकि अगर साइन पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता था कि क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो साइन एक बार ध्यान देना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसमें एक बार लेबलिंग कर देते हैं। ये भी 12th का सवाल था, ये हो गया मैग्नेटिज्म का, और ये हो गया तुम्हारा मॉडरेट मान लो, चलो, क्योंकि हो सकता है गलती हो, बट सीधा एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं। फाइंड द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ एम, एल, टी एंड सी। चलो कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q² बाई, या फिर चलो एनर्जी लिख लो आप। एनर्जी क्या होता है, Q² बाई 2C। तो यहाँ पे Q क्या होगा, या सॉरी C क्या होगा, Q² बाई 2E। बढ़िया। Q² क्या हो जाएगा, C², क्योंकि कूलम दिया हुआ है। E का क्या हो जाएगा, mL², T-2। तो आपका आंसर हो गया m-1 L-2 T2 C-2। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है एक बार देख लो यार, m-1 L-2 T2 C-2, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, मार्क करके आगे बढ़ो। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। डायमेंशन पे कल मैं बोल भी रहा था कि इंस्ट्रूमेंट्स एरर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप देखना इसको ज़रूर। फर्स्ट टॉपिक है, तो कुछ ऐसे तो टॉपिक नहीं है कि आप लोग स्किप कर दो, इसको देख लेना, क्वेश्चंस आते रहते हैं इससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हेन अ सिंपल पेंडुलम ब्रिंग, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर है। व्हेन अ सिंपल पेंडुलम on the planet whose mass is 4 times the mass of Earth and radius is equal to 2 times the radius of Earth, then time period is same as on Earth। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड का सवाल है। क्या होता है टाइम पीरियड, 2π√L/g। इसमें g' मान लो क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट है। अब g का फॉर्मूला क्या है, g m/r²। इस पे m क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस क्या दे दे, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो 4r² हो जाएगा ये। अरे बढ़िया, तो ये वापस से वही आ गया 2π√L/g0। तो अर्थ पे जितना होगा उसमें टाइम पीरियड सेम ही होगा, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट टू मास ऑफ पेंडुलम डज नॉट चेंज ऑन एनी प्लैनेट। यार मास का तो कुछ फैक्टर ही नहीं रहता पेंडुलम में, क्योंकि वो सिंपली क्या होता है, उसमें बस जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, बस एल और जी पे ही डिपेंड करता है। एल तो सेम ही रहेगा, जी बस चेंज हो गया, बट जी चेंज भी हो तो सेम ही है, जी0 जैसा ही है, फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गए। तो स्टेटमेंट 2 कुछ सेंस ही नहीं बनाता, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है स्टेटमेंट। बट बात तो सही है, वैसे मास ऑफ पेंडुलम चेंज तो नहीं होता है, तो सही बात है। तो 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ठीक है। चलो गलती होने के चांसेस थे यहाँ पे, सेंस नहीं बनाता है बट ठीक है, फैक्ट तो है वैसे ये। चलो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर इज, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है यार, मास बाय वॉल्यूम, तो m/πr²L लिख सकते हैं। तो इसमें अगर एरर देख ले हम, तो हमें पता है कि Δρ/ρ इज इक्वल टू Δm/m। r का पावर 2 हो गया, तो 2 Δr/r प्लस Δl का पावर 1 हो गया। Δm/m का क्या हो जाएगा आंसर, 0.003/0.6 प्लस 0.01/0.5 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 0.05/10। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा गया है ना। ये परसेंटेज ऑफ दिस एरर है, करेक्ट। तो ये बन जाएगा 0.3/0.6 प्लस
ये हो गया 2/0.5 और ये हो गया 105/10 है ना। तो ये हो गया हाफ प्लस ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस ये हो गया वापस हाफ विच कम्स आउट टू बी 5%। चलो बढ़िया, इजी क्वेश्चन था ये भी, इजी मान लो इसको। अगर एरर्स किया है आपने, मैं कल ही बोल रहा था कि एरर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो पे मैंने बोला था कि एरर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, नेक्स्ट स्लॉट में ही आ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलो इसको। एरर्स रिवाइज करना, बिल्कुल रिवाइज करना, वर्नियर कैलिपर एरर्स ये सब आपको रिवाइज करना ही है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। मार्क्स एकदम दे के रखे ये लोग, तो ले लो सीधा उस मार्क्स को और आगे बढ़ो, ईजी हो गया। 11th का टॉपिक है, स्टार्ट का चैप्टर एकदम, और इसमें लिख लो कि एरर्स, ठीक है। आई थिंक लास्ट वाले क्वेश्चन पे मैंने नोटिस नहीं किया था। 11th का टॉपिक है ये, ग्रेविटेशन का सवाल है, इजी मान के चलो। हाँ बट प्रोन टू मिस्टेक था ये, जिस क्वेश्चन में प्रोन टू मिस्टेक होगा मैं मेंशन कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाला लिख लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ ट्यूब डिक्रीजेस फ्रॉम 2r to r इन विच आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग। आइडियल बोल दिया मतलब इनकम्प्रेसिबल वगैरह होगा, इसे मान के चल सकते हैं। स्पीड एट 1 इन दिस, भाई ये का सवाल पूछ दिया भाई, तो सीधा कंटिन्यू का सवाल है, बेसिक सा सवाल पूछा यार, देख लो। 11th के स्टूडेंट्स जिनको अभी मैं फ्लूइड पढ़ा रहा हूँ क्लास में, उनको सीधा सीधा दिख रहा है कि कंटिन्यूटी का सवाल है, आज ही करा था मैंने इस क्वेश्चन को। देख लो सीधा कि 2 हो गया टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, इसका आर क्या होगा 2r, a1 v1 इज इक्वल टू a2 टाइम्स ऑफ v2, तो पाई एंड पाई कैंसल्स आउट, आर स्क्वायर कैंसल्स आउट, v हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, 2 क्यूब हो गया ना। चलो यार, हद इजी सवाल है, हद इजी इजी। 11th फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ पे गलती होने का भी चांस नहीं है कुछ। अब 2 का क्यूब आप नहीं देखोगे तो गलती हो सकती है, ठीक है, कैलकुलेशन भी सब में हो सकता है, तो उसको बार बार लिखने का कुछ पॉइंट नहीं है। चलो, बॉल ऑफ मास दिस इज थ्रोन, मास नोट कर लो, विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड नोट कर लो, एंगल 60 दिया है, लॉस इन के ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, ये भी क्लास का सवाल है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 पकड़ लेते हैं, भाई 0 नहीं होता है, क्या होता है वहाँ पे, काइनेटिक में एक v रह जाता है ना, कौन सा रहता है वो, u cos 60, तो यहाँ पे काइनेटिक क्या हो जाएगा, k फाइनल हाफ टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये हो गया हाफ टाइम्स ऑफ 1/10 टाइम्स ऑफ 100 विच कम्स आउट टू बी कितना 5 जूल। यहाँ पे स्पीड रहेगा इसका 20 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी पे बस स्पीड मैटर करता है, आपको पता ही है, तो इसका के इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ 100/1000 ग्राम में दिया है, नोटिस कर लो, टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, कितना हो जाएगा इसका 20 जूल। तो पहले था 20, अब हो गया 15, चेंज पूछा है देख लो यार, लॉस पूछा है, फाइनल नहीं पूछा है, एक बार क्वेश्चन वापस रीड कर लेना, आंसर 15 जूल, आगे बढ़ जाओ। वर्क एनर्जी पावर का सवाल है, आसान सा 11th का, इजी मान के चल लो। हाँ बट बहुत सारे बच्चे टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 दे लेते हो, तो कुछ बच्चों ने आंसर 20 जूल भी किया होगा जितना मुझे पता है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट 0 मान लेते हैं, वो vy0 होता है, vx0 नहीं होता कभी, ठीक है। चलो यार अगला देखते हैं। ग्लास लैब का दिया है कि एक ग्लास लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 दिया है, उसके ऊपर एक सब्सटेंस है, तो एक बार स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक सब्सटेंस दिया है जिसका म्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 2, इसका म्यू दिया है 1.45, इसका थिकनेस t दिया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ गिर रहा है लैम्डा जो क्वेश्चन में गिवन है। थिकनेस क्या होगा, अगर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट मैक्सिमम है, मतलब हर एक वेवलेंथ होना चाहिए ना, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होता है इसमें 2 म्यू टी, तो t का वैल्यू हो जाएगा λ/2 म्यू, लैम्डा का वैल्यू हो गया 550 nm डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू, म्यू का वैल्यू क्या दिया है 2, तो ये हो जाएगा 550/4 है ना, तो डायरेक्ट ही कर लो, फालतू ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की, इसमें कितना हो जाएगा 11530 137 पॉइंट समथिंग जो भी है ना, एक बार देख लेते हैं, 5 3 12 307, हाँ 137.5 nm ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था, थोड़े कॉर्नर टॉपिक है ये,
ध्यान रखना ये। CP सिंह या फिर BM शर्मा पे ऐसे क्वेश्चन है ऑलरेडी कि ताकि ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो तो कैसे उसका लैम्डा टी का कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हो गया 12th के टॉपिक से मॉडरेट सवाल मान लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोटॉन इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं जो कि परपेंडिकुलर है, बढ़िया। मतलब एक मान लो E ऐसा है और एक मान लो B ऐसा है, करेक्ट। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द प्रोटॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस एंड इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ दिस राइट द वैल्यू ऑफ दिस। बढ़िया, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड दिया है ना, अगर यूनिफॉर्म स्पीड दिया है उस पर मतलब उसका लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर प्रेजेंट है उस टाइम में भी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मान लो इसका QVB जो होगा इज इक्वल टू QE हो जाएगा उसका, तो Q एंड Q कैंसल्स आउट, तो E का वैल्यू आ जाएगा V टाइम्स ऑफ P। V क्वेश्चन में गिवन है, B निकालना है मुझे। और मुझे ये भी पता है R इक्वल टू क्या होता है mv/qb, पता है हमको ये। अब यहाँ पे अगर देख ले m का वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, बट प्रोटॉन दिया है ना तो 1.6, बट कुछ इसका ज़रूरत है क्या। अगर mv/qb दिया है तो मुझे सीधा b चाहिए ना। हाँ यार चाहिए तो होगा। 1.6 10 पर -27 मान ले इसको, ये हो जाएगा 1.6 10 पर -19, v हो जाएगा 2 10 पर 5, r हो जाएगा तेरा 2 10 पर -2, और वहाँ पे b निकाल ले। 1.6 एंड दिस कैंसल्स आउट, 2 एंड 2 कैंसल्स आउट, ये हो जाएगा 10 पर -27 और +19 मतलब -8 +5 +2, है ना। बढ़िया, 10 पर -1 आ गया ये, तो b हो गया 1/10, तो e हो गया तेरा 2 10 पर 5 टाइम्स ऑफ 1/10 विच इज़ 2 10 पर 4 ना। समझ आ गया ना। हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया r का, यहाँ पे m वगैरह पुट किया तो b क्या हो गया, r नीचे लेके आ जाओ, तो b हो गया mv/qr, वैल्यूज़ बस डाल दिए, b निकल गया और b पुट कर दिया तो यहाँ पे e का वैल्यू आ गया विच कम्स आउट टू बी 10 पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया 2। आंसर 2 करो, आगे बढ़ो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी लिखा था ना मैंने, हाँ चलो ये भी 12th का सवाल है। ये हो गया मैग्नेटिज्म का, इजी सा ही सवाल था। चलो मॉडरेट मान लो आप, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा था इसमें, तो हो सकता है गलती हो जाए यहाँ पे लोगों का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ओए होए सही सवाल है, इजी सवाल था। फर्स्ट से इसको सॉल्व करना है, टाइम लेना है नहीं बिल्कुल। F और D दिया है, वैल्यू ऑफ B इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स इज 0, मतलब वर्क डन 0 है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो यार। 2 टाइम्स ऑफ 1 - 2B - 1 इक्वल टू 0, 2B हो गया तुम्हारा 1, B का वैल्यू आ गया हाफ। अगर एक ऑप्शन -1/2 होता तो मज़ा आता, फिर गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बेसिक वर्क डन का क्वेश्चन है, 11 से पूछा गया है, ईजी है, बहुत ईजी है, वेरी ईजी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ हीलियम प्लस आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। रेडियस क्या होता है बताइए फार्मूला, 0.529 टाइम्स ऑफ n²/z। फर्स्ट एक्साइटेड पूछा गया है हीलियम का, n² हो जाएगा 4, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब z इक्वल टू हो जाएगा क्या कर रहा है यार, हाँ सही है, तो n हो जाएगा 2, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू हो गया, ग्राउंड एज इन n इक्वल टू 1 है, z का वैल्यू हो गया 4, दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, गलती कर दिया क्या मैंने, z का 2 हो गया यार, क्या गलतियाँ किए जा रहा हूँ, दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, तो 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया ना। इसको एक बार लिख लेते अच्छे से, ठीक है। ये हो गया 5 1.0583, मार्क करो, आगे बढ़ो। मैंने कल भी कहा था बोर इज़ इम्पॉर्टेंट, बोर्ड से सवाल आने ही वाले हैं और आना ही आना है, बोर इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ही यहाँ से, 12th का है, बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल पेपर इजी लग रहा है मुझे, सही पेपर है। A massless tube of length 1 meter is filled with liquid of mass 2m.
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, एक ट्यूब दिया है, इसमें लेंथ दिया है इसका 1 मीटर। ठीक है, इसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इस पर पूछा गया कि फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना, ये पूछा गया है आपको। तो अगर ये पूछ लिया है, यहाँ पे फोर्स निकालना है ना मुझे, तो क्या कर सकते हैं इस पर। ठीक है, फोर्स चाहिए बस मुझे। तो इसका पूरे का जो मास है वो 2m दिया है। ठीक है, तो अगर इस पूरे को ही एक सिस्टम मान ले बाय लिक्विड ऑन द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, तो पूरे को एक सिस्टम मान ले, तो ये जो F है ना उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर देगा ना यार। मतलब इस पे भी एक, मतलब अगर बस लिक्विड को देखें हम लोग, जो अंदर का लिक्विड है ना, इस लिक्विड पे जो वॉल है, वॉल भी एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ F। और लिक्विड का अगर फ्री बॉडी देखें, सेंटर ऑफ मास पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर l, तो 2m ओमेगा स्क्वायर l/2 लिख सकते हैं। तो F का वैल्यू हो गया 2m टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ l/2। ठीक है, l का वैल्यू 1 दिया है, तो ये बन गया बस m ओमेगा स्क्वायर सिंपली। तो यहाँ से मेरा ओमेगा आ गया √ओवर ऑफ F/m, और अगर ओमेगा निकल जाता है, अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया मेरा 1। चलो मार्क करो, आगे बढ़ो। ठीक सवाल था ये, मॉडरेट मान सकते हैं इसको। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चों को शायद क्लिक ना करे कि इसका FBD हमें ड्रॉ करना पड़ सकता है। ठीक है, ये मॉडरेट हो गया। यहाँ पे इसको मान लो 11th का टॉपिक है, और ये है फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड से 2 सवाल आ चुके हैं, देख लो यार, 2 सवाल है फ्लूइड से ऑलरेडी। एक लास्ट सवाल हमने देख लिया था ऑलरेडी, किस पे था यार वो, फ्लूइड का, हाँ कंटिन्यू पे था। और ये सवाल आ गया तुम्हारा प्रेशर इन द रोटेटिंग कॉलम पे। ठीक है, आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट A इज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल किधर है यार, यहाँ पे ऐसे डाइपोल है, ये डाइपोल है शायद से। ऑफ अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल विद E0 एंड V0 द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A। Find the electric field and potential at B at a distance 2r from the dipole on its perpendicular bisector in terms of E0 and V0। अच्छा ठीक है, तो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मान ले कि ये मेरा डाइपोल है। तो एक तो आसान सा पार्ट है, V0 क्या हो जाता है इक्वेटोरियल पे 0। तो V0 अगर 0 है तो इसका जो सेकंड पार्ट है 0 होगा, ये नहीं होगा, ये 2 तो ऑप्शन पहले ही गए, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब E का वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे E का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, E0 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ KP/r3, वही था फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या होता है, E डैश क्या हो जाएगा 2 टाइम्स KP बाई इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, तो KP बाई सिंपली r3 यहाँ पे आएगा ना। यहाँ पे r की जगह क्या पुट करना है आपको 2r, तो ये हो जाएगा KP/8r3, तो विच इज़ नथिंग बट E0/16 ना। तो E0/16 और 0 आंसर है। ठीक है, ठीक सवाल था। बहुत सारे बच्चों को अगर फॉर्मूला याद नहीं है डायपोल का, तो यहाँ पे गलती हो सकती है। लास्ट पेपर पे स्टैटिक्स का सवाल नहीं था, बट इस बार स्टैटिक्स का सवाल पूछा गया है। स्टैटिक्स पे फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको सारे फार्मूलाज में से आपको पिक करना होगा कि कौन सा फार्मूला क्या था। तो एक बार रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, मतलब एक रात पहले आप स्टैटिक्स अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आ गया आपसे छूटे ना वो क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं वहाँ पे, स्पेशली जो सिलेंडर्स के जो फील्ड थे, जो स्फीयर्स के अंदर और बाहर फील्ड थे, वो सब एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, मैं लिख दूंगा वापस से ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेपर कि क्या क्या आपको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 12th का टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैट्स का सवाल है, डायपोल स्पेसिफिकली मॉडरेट सवाल मान लो, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्मूला याद ना रहे बच्चों को, तो मैं मॉडरेट मान के चल रहा हूँ। ईजी मॉडरेट जो सारे बच्चों से बन जाएंगे, और मॉडरेट मतलब जो कुछ ही बच्चों से बनेंगे, सबसे शायद नहीं बन पाए। ठीक है, हो सकता है कि फॉर्मूला याद ना रहे बच्चों को, तो उस बेसिस पे मैं मॉडरेट डाल दे रहा हूँ। अरे भाई फ्लूइड का और एक क्वेश्चन आ गया, बढ़िया यार। ये टॉपिक बहुत सारे कोचिंग स्किप करते हैं फ्लूइड, और मैं बहुत बार इसको बोलता हूँ कि इस टॉपिक में आप एम्फोसिस दो, क्योंकि बहुत मेजर टॉपिक है यार। सबको पता है कि लोग फ्लूइड में थोड़ा लैग करते हैं, जो पेपर सेट कर उनको भी पता है कि फ्लूइड में बच्चे लैग करते हैं, तो वो वहाँ से क्वेश्चंस देने वाले हैं, मान के चलो आप। तो जो बॉल है वो मास m दिया है एट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इन लिक्विड व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इन द लिक्विड
इफ डेंसिटी ऑफ बॉल इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन फाइंड विस्कस फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, बॉल ऑफ मास m दिया है, टर्मिनल मिल जाता है जब एक लिक्विड में ड्रॉप करता है, जो बॉल का डेंसिटी है वो ट्वाइस है, मतलब ऐसा मान ले कि यहाँ पे जो उसका लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो ऑफ ऑब्जेक्ट जी, यहाँ पे उसका एक बुओयंट फोर्स लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो एल जी, और यहाँ पे एक लगेगा 6 पाई ईटा आर वी, या फिर आप इसको विस्कस फोर्स मान लो क्योंकि वही पूछा गया है क्वेश्चन पे। टर्मिनल बोला गया मतलब ऊपर के जो फोर्सेस होंगे और नीचे का जो फोर्स है दोनों सेम होने वाला है। तो एफ बी क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो ओ माइनस रो एल जी, लिख सकते हैं आप, ऑब्वियस सही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है ना वो ट्वाइस है लिक्विड से, तो इसका मान लो आप ρ0/2 लिख लो लिक्विड का, क्योंकि मुझे इन टर्म्स ऑफ m चाहिए ना, तो ρ0 चाहिए मुझे आंसर पे। तो ये हो गया ρ0/2 टाइम्स ऑफ g, और जैसे ही आपको दिख गया कि 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स ऑफ ρ0 है, ये हो गया आपका मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, तो ये हो गया आंसर mg/2। आगे बढ़ो, 11th के पोर्शन से आया गया है सवाल है, ये फ्लूइड का सवाल है, विस्कोसिटी का सवाल है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं, तो ये मॉडरेट में डाल रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने शायद इसको नहीं सॉल्व किया होगा। फॉर डायटोमिक गैस इफ Γ1 फॉर रिजिड मॉलिक्यूल्स एंड Γ2 फॉर अनदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग वाइब्रेशनल मोड्स देन, अच्छा ठीक है, एक में वाइब्रेशनल मोड्स नहीं है, एक में वाइब्रेशनल मोड्स है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा उसमें, गामा क्या होता है 1+2/f ना, तो फॉर द फर्स्ट केस F1 क्या होगा लेस देन F2 होगा ना, क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कम रहेगा, F2 में थोड़ा ज़्यादा आ गया। अगर F1 कम हुआ F2 से तो Γ1 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना Γ2 से, ये कम मतलब ये ज़्यादा, तो Γ1 ग्रेटर देन Γ2 फर्स्ट ऑप्शन है। 11th का क्वेश्चन से सवाल है, थर्मो का सवाल है, इसको मॉडरेट मान रहा हूँ मैं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए क्वेश्चन पढ़ के कैसे सॉल्व करना है, तो आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, करंट थ्रू अ कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट एरिया, ठीक है, एरिया दिया है 4a, अच्छा 4 एम्पियर मीन कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दिया है 10 cm। डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया, हाई बहुत टाइम से नहीं दिखा, EM वेव का सवाल है यार, तो फॉर्मूला आप लिख लो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था, E0 टाइम्स ऑफ A टाइम्स ऑफ dE/dt है ना, ये था फॉर्मूला, याद कर लो आप। तो आप अगर देख लो तो ये तो कांस्टेंट ही है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो आप मान लो प्रोपोर्शनल टू वही होगा, एरिया हो जाएगा इसका। ठीक है, फील्ड आई थिंक कांस्टेंट रख के क्या होगा, हाँ फील्ड कांस्टेंट ही होगा, खैर चलो मान लेते हैं। तो ID1 जो होगा वो 4 एम्पियर है, मुझे दूसरे में करंट निकालना है। इनिशियल एरिया 16 cm² है, उसके बाद का 3.2 हो गया ना, तो ID आ गया आपका 4 कैंसल्स आउट, 0.8 एम्पियर आ गया है ना, 0.8 एम्पियर मतलब 800 मिली एम्पियर। अच्छा सवाल था क्योंकि ये बच्चे भूल जाएंगे कि क्या फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट करंट का, मैं नोट डाउन कर दूंगा एकदम नीचे। 12th का सवाल है, EM वेव से पूछा गया है, बहुत टाइम बाद एक सवाल मिला मुझे EM वेव का। ठीक है, मॉडरेट मानते क्योंकि बच्चों ने इसको सॉल्व शायद नहीं किया हो, क्योंकि अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं, आपने रिवाइज नहीं किया EM वेव का एंड में, तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे। अरे भाई लॉजिक गेट का सवाल, मैंने बोला था कल कि बहुत बार मैंने बोला था कि लॉजिक गेट्स के सवाल आने ही आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन इससे, तो इसको आप स्किप तो मत ही करो, एक क्वेश्चन बनना ही है लॉजिक गेट से। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, ए से यहाँ पे जाएगा ए से यहाँ पे जाके नॉट गेट है, यहाँ पे A बार आ जाएगा, B सीधा जाके यहाँ पे B बन जाएगा, B ऊपर जाके यहाँ पे बन जाएगा B बार, यहाँ पे आ जाएगा A B बार का एंड गेट है, यहाँ पे भी A बार B बन जाएगा, तो R और S मिल गया। ये क्या गेट है, अच्छा ट्रूथ टेबल दिया है, मतलब मुझे निकालना है कि ये गेट कौन सा होगा, वो निकालना है ना मुझे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही मुझे AB दिया है, तो मुझे देखना है कि जब A और B 0 है तो X 1 बन रहा है, तो जब A और B 0 1 है तो ये 0 बन रहा है, जब 1 और 0 है तब 0 बन रहा है, 1 1 पे
1 बन रहा है। तो ये कौन सा गेट हो गया, ये जोर गेट हो गया ना, ये सॉरी एक्सनॉर गेट हो गया है, गलती कर रहा हूँ मैं, एक्सनॉर गेट हो गया ना ये। अगर एक्सनॉर गेट है तो ये अगर एक्सनॉर होना है तो इसको ऐसा होना पड़ेगा ना, ए बी बार प्लस ए बार बी और ऊपर से एक बार होना पड़ेगा यहाँ पे। ये मेरा एक्सनॉर का फंडा था, ठीक है। और अगर ये एक्सनॉर गेट हो गया तो मतलब बेसिकली अगर ये आर और एस है तो ये बेसिकली क्या हो गया, आर प्लस एस का बार हो गया। तो ये और का बार हो रहा है, और का बार हो रहा है मतलब आंसर नॉर है। अच्छा सवाल था थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन था, जो कॉमनली क्वेश्चन आते लॉजिक गेट्स के उसका थोड़ा सा हटके वेरिएशन था। ये ट्रुथ टेबल दे दिया था, गेट पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये मान लो अच्छा सवाल है। तो 12th के टॉपिक से पूछा गया है, लॉजिक गेट्स का सवाल है, गुड क्वेश्चन है। थोड़ा डिफ़िकल्ट की तरफ या फिर मॉडरेट मान सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मेंस में डिफ़िकल्ट लिखने का मन नहीं करता है मुझे, तो मैं हाईएस्ट मॉडरेट डाल रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू बैटरी इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। तो आई थिंक स्टडी स्टडी पूछा होगा तो इसको हटा दो भाई, नहीं चाहिए मुझे ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ओपन सर्किट बन गया। फिर ये सर्किट ऐसा बन रहा है 4 3, ये हो गया 3, ये ज़रूरत नहीं है मुझे ड्रॉ करने की। ये हो गया 6, यहाँ पे हो गया 6 3 6 2, निकालो। 6 और 3 का हो गया आपका 2, फिर कुछ सेंस ही नहीं यार इसका, 6 और 3 का 2, फिर ये तो पूरा ही एक क्लोज लूप बन गया, इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, इस पर करंट जाएगा ही नहीं ना। 6 और 3 का 2 बनने के बाद 8 बन जाएगा, 8 सिंपली एक रेजिस्टेंस रहेगा जो कि खाली पड़ा है, उसमें कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको अब रहने दो, नहीं चाहिए मुझे ये। 3 और 6 का यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 और 4 का यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, 2 और 4 का यहाँ पे 6 बन जाएगा, 6 और 3 का यहाँ पे वापस 2 बन जाएगा, करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। देख लो यार, कैलकुलेशन आसान सा सवाल है, आप खुद ही कर सकते हो इसमें। 12th का सवाल है, करंट से पूछा गया है, इजी सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी पूछा गया है। ए बी के अराउंड ये हो जाएगा तुम्हारा, चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ए और बी अगर ऐसा हो गया तो ये आर है, इसको थोड़ा घुमा देता ना फिगर को, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मान लो इसको मैं थोड़ा सा 90 डिग्री घुमा दिया तो ये फिगर थोड़ा ऐसा दिखेगा, ये भी आर है। या तो क्लास का सवाल है, ठीक है। चलो, सिमेट्री बन रहा है इसमें, तो इसको हम इन दो पॉइंट के बीच में सिमेट्री बन रहा है, तो नोडल पॉइंट मान के इसको हटा सकते हैं, ये हटा देंगे इसको, करेक्ट। ऊपर का 2R मिलके ये बन जाएगा कितना, ये बन गया 2R, ये बन गया 2R मिलकर R बन जाएगा। तो यहाँ पे भी एक R है, यहाँ पे भी एक R है ना। तो सेम यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो ऊपर बन गया 3R, नीचे बन गया 3R, आंसर आ गया 3R/2, तो n का वैल्यू हो गया 3, है ना। 12th का सवाल करंट पे बेस्ड है, दो क्वेश्चन है करंट के, ध्यान से देखना, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, मॉडरेट मान लो, अगर सिमेट्री आपको ध्यान नहीं है तो नहीं होगा, अगर बच्चों ने क्लास का सवाल ढंग से किया तो आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v है, यूनिफॉर्म फील्ड पे दिया है, तो एक बार पॉजिटिव आएगा फील्ड, एक बार पॉजिटिव आएगा EMF, एक बार नेगेटिव आएगा। तो ये तो हटाओ, नहीं होगा ऐसा, सिमेट्री चाहिए इसमें। इन दोनों में एक ऑप्शन बन सकता है, आपको पता है ये कैसे शार्प पॉइंट्स नहीं आएंगे इसमें, स्मूथ रहता है उसमें, तो आंसर 1 है, ठीक है। क्लास में कराया क्वेश्चन था ये। 12th का सवाल है, EMI से पूछा गया है, इजी मान लो इस सवाल को, ठीक है। अच्छा चलो, 23 सवाल है, बढ़िया पेपर था, सारे टॉपिक्स ही मोस्टली कवर हुए इस पेपर पे। एक बार देख लेते ओवरव्यू इस पेपर का क्या क्या था, जितना मुझे दिख रहा है ना, जितना एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ मुझे दिख जाएगा कि कौन से टॉपिक के सवाल आ चुके हैं यहाँ पे।
वेव ऑप्टिक्स का आ चुका है, एसी का आ चुका है 2 ट्वेल्थ के सवाल, 3 ट्वेल्थ के सवाल, 4, 5, फिर 6, इसमें भी सही होगा, फिर 6 सवाल थे ऑलरेडी ट्वेल्थ के, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सवाल थे ट्वेल्थ के। आप मान सकते हो 15 सवाल ट्वेल्थ के, डोमिनेंट पेपर था एकदम। 15 और यहाँ पे 8 या 10 मान लो, 2 क्वेश्चन है नहीं, 10 भी मान लो, तो प्रॉपरली डोमिनेंट था ट्वेल्थ के टॉपिक से ही। जो सेशन 1 था, जो शिफ्ट 1 था, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ ही था। 12th डोमिनेंट पेपर था जितना मैंने सुना है, वो 12th डोमिनेंट पेपर था, ये भी 12th डोमिनेंट पेपर ही है। तो मैं जितने भी बच्चों को कॉल कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप 12th के टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि मैकेनिक्स के सवाल बन जाएंगे आपसे। सिंपल सवाल पूछते हैं मेंस में, क्लास में बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल कराया गया ऑलरेडी, बट 12th के एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप कितना भी डिफिकल्ट सवाल कर लो 12th के, अगर फार्मूला याद ही नहीं है ना, आप अप्रोच कर नहीं पाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से एक बार फार्मूला सारा रिवाइज कर लो। मैं एक बार लिख देता हूँ कौन से टॉपिक्स आपको देखना है बेस्ड ऑन दिस पेपर। यहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर टच किया गया था। ठीक है, पहला जो आप देखना वो है एरर्स, जो मैंने कल भी लिखा था मैंने, सॉरी। सेकंड इज़ फ्लूइड, मैंने कल भी लिखा था, आज भी लिख रहा हूँ, फ्लूइड आपको देखना ही है। ठीक है, सवाल बन रहे हैं इसमें, ग्रेविटेशन का कुछ टॉपिक इसमें टच नहीं किया, बस स्टैटिक्स पूछ लिया गया था। तो अगर आपको फार्मूलाज रिवाइज करने हैं, एक बार इलेक्ट्रोस्टैट्स के डायपोल वगैरह के फार्मूला रिवाइज कर लो, क्योंकि पूछ सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसमें, फार्मूला इंटेंसिव टॉपिक है ये। ठीक है, लॉजिक गेट्स, उसके जो डेफिनेशंस है, मैं सबको सुबह एक बार बोलता भी हूँ कि एग्ज़ाम के दिन सुबह बस जॉर और एक्सनॉर, ये गेट्स क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, स्टार में लिख रहा हूँ मैं, ये टॉपिक देखना, क्योंकि क्वेश्चंस आ गया, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी आ सकते हैं। EM वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह के फॉर्मूलाज एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, YDC के सवाल बन रहे हैं, वो बट ईजी बन रहे हैं, मतलब बेसिक से सवाल ही पूछ रहे हैं यहाँ पे, और मोस्टली कुछ ऐसा एक्सेप्शनल टॉपिक तो नहीं दिख रहा मुझे। ये सब आपको थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। डायमेंशन से सवाल बनेगा, बट वो बन जाएगा क्योंकि बेसिक से फॉर्मूला पे आएगा वो। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस मिस तो नहीं हुआ। करंट के सवाल बन जाएंगे आपसे, क्योंकि सिंपल सवाल ही पूछा गया है। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट आप देख लेना, हाँ ये टॉपिक लिख लेना। थर्मो में जितने भी थोड़े स्पेशल फार्मूलाज थे, जैसे कि मान लो गामा का फार्मूला हो गया, या फिर जो से गामा का फार्मूला हो गया, या फिर बहुत सारे जो CPCV वैल्यूज़ हो गए, या फिर मान लो जो आपका जनरल प्रोसेस था उसका फार्मूला हो गया, ये सब देख लो आप एक बार। ठीक है, क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। आई थिंक इससे क्वेश्चन तो आएगा, आ सकते हैं नेक्स्ट क्लाउड पे, क्या पता। ठीक है, और लॉजिक गेट्स के सवाल बन जाएंगे आपसे, मैंने लिख दिया था लॉजिक गेट्स में क्या देखना है। फ्लूइड का सवाल मैंने बोल दिया था, बोर्ड तो मैंने कल ही बोल दिया था आपको देखना ही है। फिर बाकी हाँ बाकी ठीक ही है, बाकी सारे टॉपिक्स मैंने कल ही कवर अप कर दिए थे। तो ये हो गया शिफ्ट 2 का एनालिसिस। अगर मुझसे पूछोगे कैसे पेपर था, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेरी इजी, बट कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे बहुत एज के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि मान लो जो वेव ऑप्टिक्स में जो लैम्डा और टी वाला सवाल था, वो थोड़ा सा हटके सवाल था। या फिर मान लो जो फ्लूइड में रोटेशनल कॉलम का सवाल पूछ लिया था, वो थोड़ा हटके था, वो सेंटर ऑफ मास वाला फंड आपको पता होना चाहिए। फिर मान लो जो डायपोल है, डायपोल में भी इवन तो जनरल फार्मूला ही था, बट वो इक्वेटर और एक्सल वाला फार्मूला पूछ लिया। ठीक है, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल था। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट जो था वो भी पूछ लिया गया था, जो कि जनरली बच्चे इग्नोर मार देते हैं, वहाँ से सवाल पूछ लिया गया था। ठीक है, तो अच्छा सवाल, अच्छा पेपर था, मतलब मुझे शिफ्ट 1 से बेटर लगा इसका सवाल। तो जो भी बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, क्लास के नोट्स देखे होंगे, आई थिंक उनका बढ़िया गया होगा, क्योंकि सॉल्वेबल था। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन बहुत उलझ गए, कैलकुलेशन टफ था, ऐसा नहीं था। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज मॉडरेट पेपर था, सिलेमेस्टिक वाइज थोड़ा सा ज़्यादा प्रोन था, क्योंकि सिलेमेस्टिक कर सकते हो उसमें काफ़ी। तो यही है, ये हो गया हमारा शिफ्ट 2 का रिव्यू। अब अगला वीडियो आएगा 23 जैन के शिफ्ट 1 पे। ठीक है, मिलते चलो।